हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम MPPSC प्री की यूनिट 7 कवर करेंगे और यूनिट 7 का यह पहला वीडियो होगा जिसमें हम साइंस एंड इन्वायरमेंट के पार्ट को कवर करने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो टॉपिक, हम सबसे पहले उसे देखेंगे। टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें दो चीज़ें हमने ध्यान देनी है। सबसे पहले तो ये कि हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देखेंगे और देन हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। मैंने यहाँ दोनों लैंग्वेजेस में हेडिंग डाली हुई है, दोनों लैंग्वेजेस में पूरी PDF है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस देखेंगे। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान हैं भारत में, जैसे DRDO हो गया, बार्क हो गया, ICAR हो गया और भी ढेर सारे। ये जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं, ये जो प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बनते हैं कि सबसे पहले ये आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये हो गया बार्क, ये फुल फॉर्म पूछ लेंगे। उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ लेंगे, उसके प्रेसिडेंट पूछ लेंगे एंड उसके हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। तो इस तरह वैज्ञानिक संस्थानों से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है प्री के लिए और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। साथ में हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी फैक्ट कवर करने हैं। लेकिन जो हम सबसे पहले कवर करेंगे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस कि कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भारत में रहे हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखिए DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO। और ये डिफेंस से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करेगा। तो हम DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे दिया है CSIR, इसका फुल फॉर्म हुआ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ बार्क। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये सारे इस तरह के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो CSIR है, CSIR जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। और चूँकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई होगी। तो जी हाँ, 1942 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, आज़ादी से पहले। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। CSIR की इस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुई। और एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि ज़्यादातर जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली रहा है, देश की राजधानी है न्यू दिल्ली। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो CSIR जो इंस्टीट्यूशन है वो 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इंडिया। तो अब हम CSIR के कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ CSIR मतलब CSIR के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप साइंस को इस प्रकार डेवलप करना दैट कैन प्रोवाइड, ताकि वह प्रोवाइड करा सके मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का इस तरीके से विकास करना जो जनता को, पब्लिक को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके। मतलब टू डेवलप साइंस दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स टू द पब्लिक एंड ग्रांट्स टू वेरियस साइंटिस्ट। और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेरियस साइंटिस्ट को क्या करना, या तो फेलोशिप या फिर ग्रांट, अनुदान क्या करना, प्रोवाइड करना, ताकि वह साइंस के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ा सके। ये इसका मोटिव है, ये CSIR का उद्देश्य है। तो हमने CSIR के बारे में पढ़ा कि जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1942 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यह भी हमने देखा। और इसका जो उद्देश्य है वो जनता को अधिक से अधिक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लाभ प्रदान कराना है और साथ में विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान, ग्रांट अवेल कराना है। तो ये हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है DRDO। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसका फुल फॉर्म अपने माइंड में रखते हैं। तो DRDO मतलब डी आया मतलब डिफेंस। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब देखिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1958 में हुआ। अब समस्या ये है कि हमें ये डेट याद कैसी रहे। तो देखिए DRDO, DRDO, तो ये जो D है इसका मतलब होता है डबल। और देखिए DRDO में 4 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4। तो इस 4 को क्या कर दीजिए आप, D फॉर डबल। तो 4 को जब डबल करेंगे, क्योंकि DRDO में 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो अगर हम 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। तो 58 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1958 में लास्ट का फॉन्ट है 8। तो इस तरह से हम DRDO के इस्टेब्लिशमेंट को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए जो DRDO है उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट तो हमने याद कर ली। अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यू दिल्ली में। तो मैंने आपको जैसे बताया एक कॉमन सी चीज़ है, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। जिसके नहीं है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में वो एक डिफर फैक्ट हो जाता है, तो वो हमारे दिमाग में और भी रह जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा वीडियो देखिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूनिट 7 को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और इसलिए मैंने जो है स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत मेहनत करी है ताकि आपको मूलभूत चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं वो पता चले। चलिए तो फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ DRDO, मतलब DRDO के उद्देश्य क्या हैं। तो बेसिकली टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट साइंटिफिक रिसर्च, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए आवश्यक अवैज्ञानिक अनुसंधान करना। आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च करना, डिजाइन तैयार करना, जैसे जो भी वॉर में इक्विपमेंट्स लगते हैं, डिफेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका डिजाइन तैयार करना और इस क्षेत्र का लगातार विकास करना। ये काम किसका है, DRDO का है। और ना ही सिर्फ विकास करना बल्कि कार्यक्रम निर्मित कर, मतलब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर उनका इम्प्लीमेंटेशन करना भी इसका उद्देश्य रहा है। तो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है ताकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब ये जो DRDO है, ये लोगों पे आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि डिफेंस का मैटर है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है DRDO। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये बिल्कुल डिफ़र है। कैसे डिफ़र है, अभी तक हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस देखे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम देखने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बात यहाँ भी अनुसंधान की ही हो रही है, बात यहाँ भी रिसर्च की हो रही है, बट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो ICAR
ICAR, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपसे पहले ही पूछ लेगा कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है। तो द I से इंडियन, C से काउंसिल ऑफ, A से एग्रीकल्चर और R से रिसर्च। तो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके नाम से ही सिद्ध है कि भारतीय कृषि अनुसंधान मतलब कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली संस्था, ये इसका यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ICAR लिखा हुआ है और हिंदी में शॉर्ट में लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखिए इसके इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं। तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज़ादी के बाद हुआ। 1929 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस की तरह आपको याद रखना है कि इसका भी हेडक्वार्टर, इसका भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब इसका उद्देश्य तो ऐसे हम समझ चुके हैं, पर एक बार हम देख लेते हैं कि टू एम्फेसाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब एग्रीकल्चर जो है, उस एग्रीकल्चर और अलाइड जो सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर हो गया, फॉरेस्ट्री मतलब वन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। मतलब एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में रिसर्च करना, अनुसंधान करना और उनका डेवलपमेंट करना, यही ICAR का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए उद्देश्य कृषि, वानिकी, उद्यान एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान करना और साथ ही उसके विकास पर जोर देना है, तो ये हो गया हमारा ICAR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, तो फिर हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है, इसका लोगो भी दिया हुआ है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको आप बार्क पढ़ते हैं, BARC बार्क। अब बेसिकली ये जो रिसर्च सेंटर है वो भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इस्टेब्लिश किया गया है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है जो हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है, वो है 3 जनवरी 1954, 3 जनवरी 1954। अब जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में DRDO में हमने देखा था, वहाँ पे 1958 था, तो D से हमने डबल कर दिया 4 फॉन्ट को, तो DRDO प्लस DRDO वो 8 हो गया, हमने वहाँ पर सेट कर लिया था भाई 1958। आज़ादी के पहले हमने एक ही संगठन देखा है और अब हम जो देख रहे हैं वो आज़ादी के बाद की देख रहे हैं। तो 1954 कैसे याद रखेंगे? सिंपल है, बहुत ही आसान है। बार्क को पकड़िए, इसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं। कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4। तो इसके लास्ट में 1954 में भी क्या आ रहा है? 4। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट बार्क का हम क्या याद रखेंगे? 1954। लेकिन इसे DRDO से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, DRDO में हमने डबल करना है। अब हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अब देखिए, शायद जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे वो शायद उधर बंगाल साइड या कलकत्ता, बंगाल में कलकत्ता साइड से रिलेट करते थे और फिर वो अचानक से मुंबई आ जाते हैं। उन पे एक बड़ी ही अच्छी सीरीज़ भी आई है, रॉकेट बॉयज़ सॉरी, और उसमें विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ज़रूर देखिएगा। तो चूँकि वो मुंबई आ गए तो हेडक्वार्टर इसका जो बार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। अभी एक समय पे एक मूवी आई थी परमाणु में जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था 90s के दशक में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी परमाणु से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आ रहे थे परीक्षण करने के लिए, वो सारे बार्क से आ रहे थे। जॉन अब्राहिम की मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें, वो सब बार्क से आ रही थी। अब देखिए, तो हमने देखा कि बार्क का जो इस्टेब्लिशमेंट है BARC 4 लेटर हैं, तो लास्ट में 1954 में 4 है, तो 3 जनवरी 1954। हेडक्वार्टर मुंबई, टॉम्बरे, मुंबई में एक जगह है टॉम्बरे, वहाँ। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, वर्तमान डायरेक्टर, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया है अजीत कुमार मोहंती, ये इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं। अच्छा, इसका ओल्ड नाम पूछा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी आप ध्यान रखिए, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट,
और इसका नया नाम जो एडॉप्ट किया गया वो एडॉप्ट किया गया 1966 में। 1966 में इसका नाम बदल के रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आपने ध्यान में रखना है बार्क के बारे में। तो चलिए, हमारा ये आई थिंक चौथा या पांचवा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखिए, अभी तक हमने जितने ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं उन सब के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला ऐसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं होगा, और इसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ? कलपक्कम, तमिलनाडु। अब ये है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। मतलब ये भी एटम से रिलेटेड है। देखिए, सेम जैसा हमने बार्क में देखा था, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, है ना। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय पर पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, और इस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपको ऐसे ही रिलेट करके याद रखनी है, 1971, जो कि रेन टाइम है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। हाँ, हेडक्वार्टर डिफर जा रहा है, कलपक्कम तमिलनाडु, बिल्कुल डिफर है। इंदिरा गांधी से कभी भी आएगा, आपने तमिलनाडु के कलपक्कम में ऑप्शन में लगा देना है, मुख्यालय पूछे तो। इस्टेब्लिशमेंट डेट कोरिलेट कर लेना है इंदिरा जी के रेन टाइम से। और इसके जो फंक्शन हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो रिएक्टर का एक टाइप होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत ऐसा विश्व में 7वां देश है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाता है। रिएक्टर से बेसिकली हमारे यहाँ एनर्जी पैदा की जाती है, जैसे बिजली बनाना, ये सारा चीज़, है ना। तो इसका कार्य है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रिगार्डिंग अनुसंधान, मतलब रिसर्च करना, और उनका क्या करना, डेवलपमेंट करना। तो IGCAR इस्टेब्लिशमेंट 1971, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु, बिल्कुल डिफर जा रहा है। और इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो फास्ट ब्रीडर के रिगार्डिंग क्या करना, रिसर्च करना और उनका डेवलपमेंट करना ही इसका काम है। तो ये हमारे ये वाला भी ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला भी इंस्टीट्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये है राजा रमन्ना, ये भी महान साइंटिस्ट रहे हैं। रमण प्रभाव आपने देखा होगा, रमण इफेक्ट, है ना। तो उनके नाम पे है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RRCAT, RR से राजा रमन्ना, C से सेंटर, फॉर, A से एडवांस और T से टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। और यहाँ भी एटम से रिलेटेड ये लोगो दिया हुआ है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, और ये लोगो दिया हुआ है। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ 1984 में। 1984 में राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय वो बहुत ही आसान है याद करना, देख सकते हैं आप। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंदौर में है। और हम पहला ऐसा सेंटर देख रहे हैं, हमने जितने भी इंस्टीट्यूशन देखे उनके सारे के हेडक्वार्टर दिल्ली में थे। सिर्फ इंदिरा गांधी वाला जो इंस्टीट्यूशन था उसका कलपक्कम तमिलनाडु में था, और ये दूसरा हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो चूँकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आपने ये याद रखना है। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में लेजर अनुसंधान परिषद है। भाई वो सब यही है। देखिए यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस देखिए, टू डेवलप द फील्ड ऑफ एक्सीलरेटर्स ऑफ लेजर्स एंड पार्टिकल्स, मतलब लेज़र एवं कणों, पार्टिकलों के त्वरकों के क्षेत्र में विकास करना। त्वरकों मतलब एक्सीलरेटर, कि उसे कितने तक एक्सीलरेट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये लेजर से रिलेटेड है, लेजर से रिलेटेड है और पार्टिकल से रिलेटेड है। तो इस क्षेत्र में ये काम कर रहा है। अब ये जो है, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया। तो ये एक यूनिट है जो इंडिया की एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जिसका नाम क्या है, राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। तो ये हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हम लास्ट में, हमारा आज की वीडियो का लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पार्ट 2 लेके मैं आऊँगा। 2 पार्ट में ये सारे कवर हो जाएंगे जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो आपकी यूनिट 7 में मेंशन किए गए हैं। उस यूनिट 7 के ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कवर हो जाने हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा भी आप जैसा मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिए।
तो जो हमारा लास्ट इंस्टीट्यूशन है वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। दूर संवेदी का मतलब ये है, जैसे ये देखिए आपको सैटेलाइट दिख रही होगी, सैटेलाइट के थ्रू हमारे यहाँ रेडियो में प्रसारण होता है, टेलीविज़न में प्रसारण होता है। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट को ऐसे ही रिलेट करना है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी, और वो स्पीच कहाँ आई? रेडियो में आई, तो वो इसके थ्रू आई। तो हमने याद रखना है दूर संवेदी एजेंसी, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमने वो कि आज हम आज़ाद हो रहे हैं, आज 15 अगस्त है, ये वो। तो 1947 इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये भी डिफर जा रहा है, 3 डिफर हेड क्वार्टर हमने देखे हैं। हमने पहला राजा रमन्ना वाला देखा जो इंदौर मध्य प्रदेश में था, इंदिरा गांधी वाला हमने देखा जो तमिलनाडु के कलपक्कम में था, 2 पर्सनैलिटी नेम से थी। और ये तीसरा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, इसका मुख्यालय जो दे के रखा है वो दे के रखा है अहमदाबाद गुजरात में है। अब देखिए इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इसका फंक्शन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि कॉमन है हर ही इंस्टीट्यूशन में। रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो रही है क्योंकि सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करना ही इसका क्या है? काम है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च एवं विकास, डेवलपमेंट करना ही इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों यूनिट 7 का हमने यह पहला टॉपिक, जिसमें साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बात करनी थी, वो हमने कवर कर लिया है, पार्ट 1। अगर आपके को ये बेनिफिशियल लग रहा है या आप चीज़ याद कर पा रहे हो तो आप बोलोगे तो दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बस इतना करना कि मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, अपने थॉट्स रखना, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।